नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम CGPSC प्रीलिम्स 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा आपकी फरवरी 2023 में आयोजित हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब PSC एक साल पीछे का रहता है। इस वीडियो में हमारा मेन उद्देश्य होगा कि सभी सवालों को हम जितने भी सवाल आए हैं उसको अच्छे से डिस्कस करें, उसके जो चारों ऑप्शन हैं वो समझें। इसके अलावा उस सवाल के बेस पे हम ये प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर ये सवाल आया है तो अगले साल कौन सा सवाल आ सकता है। और चौथी चीज़ हम ये भी देखेंगे सवालों के साथ साथ कि आप एलिमिनेट कैसे करें। एलिमिनेट का मतलब कि हम क्वेश्चन से ही उत्तर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अब सवाल मैंने भी कई प्रीलिम्स दिलाए हैं, 5-6 प्रीलिम्स दिला चुका हूँ। जिसका होता भी है ना, उससे भी ज़्यादा सवाल नहीं बनते वहाँ, मतलब परीक्षा हाल में। वहाँ आपको दिमाग लगाना है और उस दिमाग के बेस पे आंसर लाना है। अंतर वही रहता है, अगर आपके 100 सवाल हैं तो करीब 40 सवाल हम लोग से पहले राउंड में हर किसी से बन जाते हैं। किसी से 40 बनते हैं, किसी से 35 बनते हैं। उसके बाद वहाँ जो दिमाग लगा लेता है ना अच्छे से, उसके ये 40 बढ़ के 60-70 हो जाते हैं। और वहाँ जिसका दिमाग काम नहीं करता वो 35 घट के 30 हो जाते हैं। मतलब पूरा खेल आप जो वहाँ दिमाग लगाते हैं उसी का है। इसीलिए बोलते हैं कि आधी लड़ाई आपकी बाहर है पढ़ाई में और आधी लड़ाई एग्ज़ाम हॉल में है। इसीलिए हर कोई आपको सलाह देता है कि मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। आगे बढ़ने से पहले आप दूसरी चीज़ ये भी पूछेंगे कि हम आपकी बात क्यों सुने। तो मेरा नाम राजन तिवारी है। मैं कई बार PSC दिला चुका हूँ। ये जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है ये मेरी रैंक है अलग अलग सालों में। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस में मेरी रैंक 2 है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ लिखी हुई हैं। वीडियो हम क्यों देखें, इसके जो कारण है, पहला तो आपको जो सवालों के अंतिम उत्तर है, हाँ ये भी ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे 7-8 सवाल तो होते ही हैं PSC में कि कन्फ्यूज़न होता है कि उत्तर ये है या ये है। तो आपको ये पता चलेगा इस सवाल से कि PSC ने कौन से उत्तर फाइनल लिए हैं। इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा। सही उत्तर पाने के लिए लॉजिकल गेस कैसे करें। लॉजिकल गेस ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स निकालना है, UPSC का, PSC का और कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपसे लॉजिकल गेस नहीं आता ना, कि लॉजिकल गेस मतलब होता है ABCD, तो आप सोचेंगे यार B तो नहीं हो सकता, D भी मुश्किल है, A और C में एक होना चाहिए, फिर आप तुक्का मारेंगे। यहीं पे आप तुक्के का महत्व आपको समझना है। तो ये समझ लीजिए 1/3 आपकी निगेटिव होती है। अब ये मानिए आपने 10 सवाल किए, 10 सवाल में तुक्का मारा। आपको अगर सही बनाएंगे तो 3 नंबर मिलता है, सरलता के लिए हम समझ लेते हैं। और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस होता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अब आदर्श स्थिति आप सोचेंगे 5-10 तुक्का मारे, 5 सही होगा मतलब 5×3 = 15 और 5 गलत होगा मतलब 5×1 = 5, मतलब आपको 10 नंबर नेट पॉजिटिव मिला। चलिए मैं और आगे बढ़ते हैं। ये मान लेते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब है। आप तुक्का मारते हैं तो आपका 4 सही होता है और 6 गलत होता है। 4 सही हुआ मतलब 4×3 = 12, 6 गलत हुआ मतलब 6×1 = 6 निगेटिव, मतलब आपको फिर भी 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। जबकि आपका 4 सही हुआ, 6 गलत हुआ। और कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। चलिए उनका 3 सही हुआ मतलब 3×3 = 9 नंबर मिला, और 7 गलत हुआ मतलब 7×1 = 7, 7 नंबर कटा। फिर भी ना उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। 2 नंबर मतलब अगर आप ये 10 क्वेश्चन अटेंड नहीं करते तो आपको 0 मिलता। आप 10 क्वेश्चन अटेंड किए और 3 ही सही हुआ तो भी आपको 2 नंबर मिला। 2 ही नंबर से पूरा खेल होता है। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है कि 10 में से आपके केवल 2 सही हों, 3 भी अगर आपके सही होते हैं ना 10 में, तो आपको तुक्का मारना है। मतलब तुक्का भी ऐसा नहीं वो जो करते हैं ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के ABCD पढ़ते हैं, वो वाला नहीं। लेकिन थोड़ा भी दिमाग लगा के आप तुक्का मारोगे तो 10 में 3 से तो ज़्यादा सही होंगे। 3 भी सही हुए तो भी आपका फ़ायदा है। इसलिए लॉजिकल गेस ज़रूरी है। अगली चीज़ हम ये समझेंगे कौन से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे और एक चीज़ ये भी समझेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे आप सवाल देखेंगे ना तो एक सवाल बुद्धिज़्म से आता ही है,
बौद्ध धर्म से, एक जैन धर्म से आता ही है, एक कांग्रेस के अधिवेशन से आता ही है। आप देख लीजिए पिछले कितने भी पलटा के सवाल, ऐसे हर टॉपिक से ना कुछ चीज़ें जहाँ से सवाल आएंगे ही। तो हम ये समझेंगे कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं, और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए सवाल आया है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीटें ज़्यादा हैं, तो हम देखेंगे कि किस किस राज्य में कितनी सीटें हैं। अगली चीज़ एलिमिनेशन कैसे करें। एलिमिनेशन तो समझे गए हम कि एलिमिनेट करना है ABCD में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और अगली चीज़ है PYQ का महत्व, मतलब कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, और कैसे किसको कितना पढ़ना है, सब हम समझेंगे। देखिए ये हमारी पूरी सीरीज़ है, इसमें हम 2022 से पीछे जाते जाएंगे जब तक आप लोग का मन करेगा वहाँ तक, मतलब जो भी प्रीलिम्स में सवाल आए वो हम देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 पार्ट में बनाएं। पहला पार्ट आपका इंडिया का जो GS आता है वो देखेंगे, दूसरे पार्ट में CG का GS देखेंगे। जिसको केवल CG का GS देखना है, जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी एग्ज़ाम दिलाता है, वो दूसरे पार्ट में सीधा स्किप कर सकता है यहाँ से। जिसको इंडिया का देखना है वो आगे हमारे साथ बने रह सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आगे हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ अगर हम अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एक एक चीज़ पढ़ने लगे ना, तो फिर ना तो आप वीडियो देख पाओगे पूरा, फिर गुस्साओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें, लेकिन डिटेल में करें। आंसर कैसे लाना है, देखिए जैसे ये पहला सवाल है, इसमें है कि आपको मिलान करना है। अब ये जो भीम बेटिका है ना, आप पढ़ोगे तो वो पूरा पाषाण में भी है, मध्य में भी है, नौ में भी है। अब आपको उत्तर लाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो एक ही जगह होती हैं, जैसे बुर्जहोम जो है कश्मीर में है और वो नौ पाषाणकालीन स्थल है। अब जैसे ही आप इसको पकड़ लिए ना, C का 2 होगा। अब ये देखिए C, इसका उत्तर 2, बाकी उत्तर आ गया। अब आप समझो कि PSC क्या लेता है, मतलब A का 4 लेता है। पूरा पाषाणकालीन स्थल आपका सोन नदी घाटी है, जो अपनी ये सोन नदी घाटी है, इसको सोहन नदी घाटी भी बोलते हैं। मध्य पाषाण भीम बेटिका को लेता है। भीम बेटिका में सब है, लेकिन PSC के हिसाब से वो मध्य पाषाण का क्षेत्र है, काल का क्षेत्र है। नव पाषाण में बुर्जहोम है और ताम्र पाषाण आपका बनास घाटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि PSC एक बार जो ले लिया ना वो हमेशा लेता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें, देखिए अब हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना, एलिमिनेशन कैसे करने हैं। एक तो चीज़ है जिसको सब पता है, दूसरी चीज़ है जिसको ना कुछ नहीं पता। अब मैं देखिए उसको मैं कैसे उत्तर लाना है। पहला आप बेसिक रूल सीख लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब सभी ये हैं, सभी कौवे काले होते हैं, सभी गाय सफ़ेद होती हैं, सभी पानी नीले होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये गलत हमेशा हो सकते हैं। कैसे गलत हो सकते हैं भाई, आप बोले कि सभी कौवे काले होते हैं, एक कौवा भी कहीं मिल गया ना जो काला नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। पूरी दुनिया में कहीं तो मिल जाएगा ना, नील में डुबकी लगा के आ जाएगा वो। तो कहीं भी सभी वाला स्टेटमेंट आया ना, तो आप आंख बंद करिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको गलत मानिए। और कोई भी स्टेटमेंट अगर मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब कुछ कौवे काले होते हैं, भाई वो तो हो ही सकता है ना, कुछ वाले हैं, औसतन कौवे काले होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट है ना, तो वो सही हो जाएगी। अब देखिए इसी लॉजिक से आप ये सवाल बनाइए। हाँ, एक चीज़ और कि इस बार PSC ना बुद्धि लगाया है, यहाँ पे नहीं लिख दिया है। जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के लोग हैं या जो थोड़ा भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, वो नहीं देख पाते, उत्तर सही बना के आते हैं। PSC दूसरा वाला ऑप्शन भी देता है, बिना नहीं पढ़े का उत्तर, और वो वही टिक मार के खुश होके आ जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही। एक चीज़ और कि हड़प्पा से हर साल सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से, बुद्ध से हर साल सवाल आता है, गौतम बुद्ध से, जैन धर्म से हर साल सवाल आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पहला है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ये कभी हो सकता है और एक्सट्रीम नहीं है भाई। एक आदमी भी मान लीजिए उसकी ईंट आते आते उतना साल हो गया, टूट ही गई होगी, कोई इतिहासकार बता दिया कि नहीं ये साइज दूसरी है,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरा, सभी घर एक मंजिला ही, देखो एक तो सभी लिख दिया फिर ही भी लिख दिया, मतलब हो ही नहीं सकता है। एक मंजिला घर कैसे, मतलब सभी कैसे हो जाएंगे, अंदर भी तो कोई मंजिल बना सकते हैं। तीसरे स्टेटमेंट है कि मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थीं। ये औसतन मतलब क्या है, अगर बोलता ना कि मुख्य सड़कें 10 मीटर ही चौड़ी होती थीं तो ये गलत हो जाता। औसतन लिख दिया मतलब करीब करीब, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पूछा है क्या सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध परिषद का आ गया ना, तो इसमें है कि आपको अध्यक्ष से मिलाना है। अब एक भी अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा बना सकते हैं। थोड़ा सा ये लॉजिक गंदा है, लेकिन किसी से नहीं बनता ना तो समझ लेना। जैसे ए ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, 2 2 2, मतलब आप ये मान लो कि यार 2 होगा, क्योंकि किसी को एक ही पता है ना तो वो इन तीनों में किसी में जाएगा। तो ये बिल्कुल आखिरी वाला लॉजिक है, जब कुछ नहीं बन रहा है ना तब वाला लॉजिक है, लेकिन ये भी कहीं कहीं काम कर देता है, कहीं कहीं नहीं भी करता। अब देखिए जैसे प्रथम बौद्ध परिषद है, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके लिए मैं आपको सीधा यही बता देता हूँ, यहीं आ जाइए सीधा सीधा, क्योंकि सवाल ना इन्हीं से आता है। पहली चीज़ है 4 बौद्ध परिषद हुई हैं। पहले के में राजा थे अजातशत्रु, इसका वेन्यू था राजगृह, इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। अब जिसको एक्रोनिम बनाने का शौक रहता है ना, जैसे मैं राम बना लिया था उस जमाने में कि राजगृह, अजातशत्रु, महाकश्यप। इसकी अपन चर्चा करेंगे, बनाने लगेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये राजा था, ये जगह थी, ये चेयरमैन थे और ये ईयर था 483। इसी समय भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरा जो बौद्ध परिषद हुई थी उसके अध्यक्ष, उसके पेट्रन मतलब उस समय राजा थे कालाशोक करवाने वाले, जगह थी वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सब्बा कामी। ये इसके 100 साल बाद हुई थी, मतलब 383 BC। तीसरा हमारे प्रसिद्ध राजा अशोक ने करवाया, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्स। तिस्स भी कहीं कहीं लिखे रहता है तो याद रखना है, ये 250 BC में हुई है। चौथी करवाने वाले थे कनिष्क, ये करवाए थे कुंडलवन, कश्मीर में है और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष ना एक किताब लिखे बुद्ध चरित, हम लोग पढ़ते थे उसको 8वीं में, सिलेबस में थी वो। ये 72 ईस्वी में हुई है। तो एक आध स्टेटमेंट आ सकता है कि चारों बौद्ध परिषद ईसा पूर्व में हुई हैं, तो गलत हो जाएगा ना, तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है कि भगवान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। फिर देखिए नहीं आ गया। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ये तो सही है, सबको पता है, आपको बेसिक ज्ञान है ना। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैं दे भी दिया हूँ कि ये 24 तीर्थंकर हैं। ये पहले ऋषभनाथ थे, इनका सिंबल था बुल, वृषभ, बैल, और इन्होंने निर्वाण लिया था अष्टपाद, ये कैलाश में। उसके बाद फिर ये क्रम है, अजीतनाथ, इनका सिंबल एलिफेंट था, सम्मेद शिखर। ये इसलिए मैं दे दिया हूँ कि देखो ये सम्मेद शिखर ना, देख रहे हैं आप लोग कितने सारे लोग कहाँ यहाँ निर्वाण लिए हैं, इसीलिए न्यूज़ में था, झारखंड में अभी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सबका सिंबल आपको याद नहीं रखना है, इतना कोई नहीं रखता, पहले का याद रख लीजिए। 23वें जो थे पार्श्वनाथ, इनका जो चिन्ह था वो था सांप, और इन्होंने भी सम्मेद शिखर में निर्वाण लिया है। और आखिरी महावीर थे, इनका सिंबल था लायन, शेर, और इन्होंने पावापुरी में अपना वो लिया, निर्वाण लिया। बुद्ध का भी पूछ सकता है कहाँ निर्वाण हुआ, तो उनका निर्वाण हुआ है कुशीनगर में। तो पहला अपने को सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, चेटक भी रहता है, ये भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। किसी को बेसिक भी ज्ञान है ना तो पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध भी और भगवान महावीर भी दोनों विवाह करके ही फिर निर्वाण लिए थे, मतलब उसके बाद फिर वो ज्ञान की खोज में गए थे। इसीलिए लोग मजाक करते हैं कि शादी करो फिर
ज्ञान मिलेगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा जंगल। मतलब मजाक से याद रहना चाहिए, वो मजाक भी आपको याद है तो ये उत्तर आपका मिल जाएगा। और उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग किया। अभी अपन पढ़े ना, ये भी सही बात है। तो इसका उत्तर है सी, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला है कि निम्न में कौन सी वाराह मिहिर की रचना नहीं है। फिर नहीं वाली बात। इसकी रचना पंचसिद्धांतिका भी है, वृहत संहिता भी है, वृहत जातक भी है, अमरकोश नहीं है। इसको लिखा है अमर सिंह ने। इसमें आपको एक काम ये करना है कि जो भी पुराने ज़माने के ना ऑथर, ये भी हर साल पूछता है, उसको आपको याद कर लेना है कि ये लिखे, ये लिखे। खासकर गुप्त काल का, क्योंकि आपको अगर आगे चल के मेंस भी दिलाना है। मेंस में ना अलग से लिखा है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। उसमें हम लोग वाराह मिहिर को भी पढ़ते हैं, आर्यभट्ट को भी पढ़ते हैं, साहित्यकारों को भी पढ़ते हैं, कालिदास को। तो जो मेंस के सिलेबस में लिखा है ना, उसको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं। देखो इस बार वो बिल्कुल ना नहीं करके मजाक किया है। पहला है कि वो नागभट्ट 2 के पुत्र थे, ये गलत है। पहले नागभट्ट 2 थे, उनके पुत्र थे रामभद्र, उनके पुत्र थे मिहिर भोज। रामभद्र मतलब बहुत वो राजा नहीं थे सक्सेसफुल। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये सही है। वही जो अपन पढ़ते हैं इतिहास, आप पढ़े होगे तो एक त्रिकोणीय संघर्ष होता है, उसमें फिर कन्नौज ये जीते थे। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया, ये भी सही है। इसके अलावा आप एक फैक्ट और जान लो बोनस, कि सुलेमान भी एक यात्री था, उन्होंने उनको बहुत ताकतवर माना था। तो अगर इसका उत्तर आपको जानना है कि क्या सही नहीं है, तो उत्तर बी हो जाएगा। इसके बारे में ठीक ठाक विवाद हुआ था, लोग खूब आनंद ले रहे थे वास्को डिगामा के बारे में। इसमें सही है पूछा है। पहला है कि वास्को डिगामा, हाँ पहले बेसिक जान लीजिए आप। वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया। पहली बार आया वो मई 1498 में, वापस गया है अगस्त 1498 में। कितना टाइम लगेगा लूटने में, 2 महीना लूटा, चल दिया जहाज भर के। दूसरी बार वो आया तुरंत 1501 में, और तीसरी बार आया है 1524 में। यहीं बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। मतलब कि कुछ लोग, हाँ एक चीज़ और है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने। गलत बात है ना, भारत ऐसा कुछ तो था नहीं कि भारत को आके वो खोज लिया। वास्को डिगामा ने भारत आने के एक रास्ते की खोज की थी, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि वास्को डिगामा की 1498 की यात्रा में कालीकट का शासक जमोरिन था, सही बात है। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, गलत बात है। अब वही है, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती कि ये लगभग दे दिया तो सही ही होगा, क्योंकि भाई 2 महीना ही रुका है। और वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, सही बात है। मतलब इसका उत्तर होगा 1 और 3। ये बहुत खतरनाक सवाल है, मतलब ये जनरली यूपीएससी में भी नहीं पूछ सकता ऐसा, लेकिन अब है तो अब तैयारी तो करना है। अगली चीज़ है, ये पुर्तगाली ना गवर्नर है। पुर्तगाल जब हम पढ़ते हैं, भारत में पुर्तगाल जो आते हैं तो यही आता है। सभी का आपको कालक्रम पढ़ना है और क्या क्या किए वो पढ़ना है। जैसे जो अल्बुकर्क था वो इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने गोवा में आधिपत्य किया था, और आखिरी तक पुर्तगाली फिर भारत में गोवा भगाना पड़ा उनको, तब गए। नीनो दु कून्हा जो है वो क्या किया कि भाई अब गोवा तो मिल गया है, तो उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज काब्राल जो है उसने क्या किया था, वो भारत में शुरू में आता है, ये 1500 में भारत आता है, मतलब वो वास्को डिगामा के बाद ये आता है। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। ये क्या बोलता है कि ये जो पानी है इस पे वो कार्टेल सिस्टम लाता है कि जिसको भी व्यापार करना है हमसे अनुमति लो, हमारे संरक्षण में व्यापार करो। अगला सवाल है कि गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसमें क्या सही। देखो ये सवाल ऐसा है ना कि मेन पेपर में अगर आपसे नहीं बनता छोड़ दो। ऐसे सवाल ना तो आपको कहीं उत्तर मिलेगा, बहुत ज्ञान जिसको जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले होते हैं ना, जिनको पता रहता है कि औरंगजेब के लेफ्ट पैर के जूते का नंबर क्या था, उनसे यह सवाल बनेगा। और अगर इतना पता है तो बाकी बनेगा नहीं। तो ऐसे सवाल से घबराना नहीं है, सीधा छोड़ना है।
क्या सही है? पहला है कि यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। कौन याद रखता है, लेकिन सही बात है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, ये भी सही बात है। इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, ये गलत बात है। एंटोनियो मॉन्सरेट जो था, अब आपको डिटेल सवाल आया है तो बता देता हूँ। एंटोनियो मॉन्सरेट जो था वो 1579 में अकबर के पास गया था। 1589 में उसको गोवा से वापस भेज दिए थे कि जो तुम बाकी जगह का संभालो, यहाँ से जाओ। अब 1589 में जो आदमी वापस चल दिया 1595 में कैसे आएगा? ये जो अध्यक्षता थी इस मिशन की, उसकी थी जेरोम जेवियर की अध्यक्षता में ये मिशन गया था। ये भी वैसे ही सवाल है जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि भाई दूर से नमस्ते कर लो। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करिए। उत्तर तो मैं बता ही देता हूँ। आगे के लिए आपको ये कारखाने याद रखना है, डच के कारखाने, फ्रेंच के कारखाने। ईयर सबके याद करना बहुत मुश्किल है, एक आध दो याद रख लो। एक भी आपको जैसे कोचीन भी याद है ना, जैसे मेरे को धोखे से कोचीन याद था कि कोचीन में 1663 में बना था, तो उत्तर आ जाता है जनरली। मतलब आप गेस करने की स्थिति में आ ही जाते हो। अब किसी को ये चिंसुड़ा है यही नहीं पता, वो ईयर कहाँ से याद रखेगा? उत्तर ये है कि उत्तर इसका बी है। बिमलीपट्टम जो है वो 1641 में बना था। कराईकल जो है वो 1645 में बना था। कोचीन है 1663 में बना, और चिंसुड़ा 1653 में। ये वही है, इसको बहुत लोड नहीं लेना है इसका। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं? फिर देखो ये नहीं जो है ना, अच्छे से ध्यान से देखना है इसको। अगले अब आप एग्ज़ाम दिलाओगे तो और ज़्यादा ध्यान से। पहला है कि यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, ये गलत है। एक चीज़ और ध्यान रखना, वो भी तुक्का वाली ट्रिक है। अगर बिल्कुल कोई एग्जैक्ट आए ना कि यह 1752 में हुआ या 8 जनवरी इतने में हुआ, तो जनरली ना गलत रहता है, जनरली सामान्यतः, क्योंकि एग्जामिनर को पता है किसी को याद नहीं रहता, वो ऐसे ही फेंक देता है डेट। ये लड़ाई अगर आपको पता है तो 1749 में हुई थी। सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1749 से 54 के बीच में। उस युद्ध का ये पहली मेजर लड़ाई थी। 1749 में ही अंबुर का युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था। और हुआ क्या था, अनवरुद्दीन को मार दिए थे, और ये जो चंदा साहिब है ना, चंदा, ये राजा बन गए थे। तो ये अंबुर की लड़ाई में हुआ था। मतलब ये सही है, ये सही है, उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छा देखो फिर मैं वही गलती कर दिया ना, सही सही है 2-3 दिया रहता। वो बुद्धिमान है ना, उनको पता है पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा, तो उत्तर होगा केवल एक, क्योंकि नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन जैसे ही मिले ना, नहीं को अच्छे से ऐसे गोल कर दो कि भाई दिखे आखिरी तक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं पूछा। इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर बनाते हैं अपन। जब मुगल थोड़ा सा कमज़ोर होने लगे ना औरंगजेब के समय और औरंगजेब के बाद, तो पूरे भारत में से अलग अलग लोग स्वतंत्र बनने लगे। जैसे मराठा शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब के टाइम आए। हैदराबाद जो है, यहाँ निज़ाम आप सुने होंगे ना, तो निज़ामुल मुल्क, ये सब यहाँ के गवर्नर थे। जैसे निज़ामुल मुल्क देखिए ऊपर कमज़ोर हो गए हैं तो अपने को बोले मैं आज़ाद। बंगाल में बने मुर्शीद कुली खां, ये भी यहाँ के गवर्नर थे। अवध के गवर्नर का नाम था सादत खान, इन्होंने उपाधि ली थी बुरहान उल मुल्क की। तो ये 3 मेन आपको पता रहना चाहिए। यहाँ निज़ामुल मुल्क थे, उन्हीं को चिन किलिच खां भी बोलते हैं। यहाँ मुर्शीद कुली खां थे, और यहाँ सादत खां थे, जिनको बुरहान मुल्क उल मुल्क भी बोलते हैं। जाट भी इस समय मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, चूड़ामन और उसके बाद सूरजमल के नेतृत्व में। सिख भी सैन्य रूप से संगठित हुए गुरु गोविंद सिंह के टाइम, और उसके बाद बंदा बहादुर ने इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो ये पता रहना चाहिए नाम। अब कथन सही नहीं है। पहला है किलिच खान को, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। वहाँ अगर आपका दिमाग चालू है ना तो आप सवाल बना सकते हो।
मुबारिज खान के नाम से किलिच खान को जाना जाता है। किलिच खान का नाम ही था निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क ने खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान, मतलब तीनों एक ही हैं तो कैसे वो अपने को हराएगा। चिन किलिच खान को निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, मतलब ये गलत हो गया। निजामुल मुल्क ने खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया 1724 में, सही है। जुल्फिकार खान ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा, जुल्फिकार खान ने नहीं, फर्रुख सियर ने। तो ये भी गलत है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए मद्रास में हुआ था, 2 बार और पूछ चुका है पीएससी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंसारी जी ने की थी, ये सही बात है। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, गलत बात है, इतना उस समय नहीं था। यह अधिवेशन इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है उसको अपनाया गया था। आगे चल के 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें रावी नदी के तट पे नेहरू जी के नेतृत्व में ये किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है, 2 गलत है, मतलब उत्तर हो जाएगा केवल 2। कांग्रेस के जो जरूरी अधिवेशन है ना, कुछ आपको याद रखना है, कुछ तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे 85 पहला अधिवेशन था, WC बनर्जी 72 लोग आए थे, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में ये हुआ था। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी, इसमें नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आए थे। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी इसकी अध्यक्षता की पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 88 इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल अध्यक्षता किए, पहले अंग्रेज थे। 96 कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष, वंदे मातरम गाया गया था। 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन के खिलाफ बात हुई थी। 7 सूरत, रास बिहारी घोष, अब यहीं पे ना कंफ्यूज करने के लिए बोस लिख देता है, घोष थे। और विभाजन हुआ था, नरम दल गरम दल। 1909 लाहौर, मदन मोहन मालवीय थे, 1909 का एक्ट आया था। 11 कलकत्ता में विशन नारायण धर थे, इसमें जनगण मन गाया गया था। अब ये दोनों भी आपस में चेंज कर सकता है, जनगण मन और वंदे मातरम। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार थे, लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें गरम नरम दल भी मिल गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए थे। 17 कलकत्ता, एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को चेयर किया। तो ये भी पूछ सकता है पहली महिला कौन थी, और दूसरा पूछ सकता है पहली भारतीय महिला, तो वो सरोजिनी नायडू थी, 1985 कलकत्ता। बहुत सारे और अधिवेशन हैं, मैं पूरे नहीं लिखा यहाँ अपन, क्योंकि एक सवाल इससे आता ही है तो अपन कोशिश कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अलग से। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। प्लाज्मा एक अवस्था होती है जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल ना आयनिक स्टेज में होते हैं, आयनिक स्टेट में आयन होते हैं। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये तो आपको पता है ना कि एलईडी बल्ब तो घर में भी जलता है ना, आयन होता है क्या उसमें। तो ये अगर सही है तो ये गलत होगा, तो वो समझना है आपको। आप सुन लेते ना एलईडी तो आपके घर में है, तो ये गलत हो जाएगा। सनलाइट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि उसमें भी आयन होते हैं। तो 1 और 3 सही होगा। इसमें आपसे ना वैलेंसी पूछा है। वैलेंसी मतलब होता है कि कितने उस आयन वो अपने में समाहित कर पाता है। तो इसके लिए आपको ना वो याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रटते थे ना बचपन में, वो याद रखना पड़ेगा। मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उससे आप फिर वैलेंसी निकाल लोगे। इसका उत्तर बी है, मतलब सिलिकॉन की 4 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है। मतलब फ्लोरीन को 1 परमाणु अगर मिल जाएगा तो वो उस स्टेज में आ जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, उससे फिर अक्रिय स्टेज में आ जाएगी। एल्यूमिनियम की 2 होती है, इसीलिए Al2+ करते हैं, और सल्फर की 3 होती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में डाल दिया हूँ, याद कर लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, मतलब यहाँ तक तो याद कर लो, कम से कम 20 तक। हम लोग के सर लोग भी याद कराते थे ज़बरदस्ती। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये तो सबको पता है ना कि स्टोमेटा वही होता है। दूसरा है कि गॉड सेल प्रेजेंट इन द स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ, ये भी सबको पता होगा कि भाई स्टोमेटा ना पत्ती है जैसे आपकी है, छोटे छोटे वो होते हैं छिद्र,
इसी से ना ये ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे अपनी नाक होती है ना वैसी होती है, और इसी से फिर वाष्प उत्सर्जन भी होता है, मतलब सांस भी लेते हैं वाष्प भी निकालते हैं। तो तीनों कथन सही हैं। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको साइंस पढ़ना है ना, 10वीं की जो किताब है ना सीजी बोर्ड की पुरानी वाली, वो पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त है, वहीं से सवाल आते हैं। निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए। उत्तर है सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म है, फिर इथेनॉल है, फिर मीथेन। ये उत्तर है। इसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको समझने में ना टाइम लगेगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे, देखोगे 1 घंटे का वीडियो है, बोलोगे ये भी मत हो जाए। निम्न में से क्या सही नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, एक तो होती ऑडिबल, हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, फिर होती पराश्रव्य, वो होती 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और एक होती अपश्रव्य जो होती 20 हर्ट्ज से कम। ये जनरली ज्वालामुखी, भूकंप, इनमें होती है। पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती। अब पहले ही देखिए, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 से 10 है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, ये गलत हो गई। 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य बोलते हैं। अभी हम देख लिए कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अब हम पहले देख लिए ना कि अपश्रव्य होती हैं, बातें ही खत्म, उसमें 2 वेव होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पढ़ेंगे उसको। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की, जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। किस जेल में किया? यरवदा जेल। क्या हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुरोध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड था, इसीलिए इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया। इससे पहले 1909 में मुस्लिमों को दिया था, कि मतलब मुस्लिम को केवल मुस्लिम वोट डालेंगे। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। गांधी जी बोले रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छा है, आपको कितना चाहिए, जितने हैं उससे ज़्यादा ले लो, लेकिन अलग मत हो। तो इसीलिए गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। फिर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूना भी है, और उससे फिर ये कम्युनल अवार्ड को ख़त्म किया गया। जो उसमें जो साथ दिए, जो उसको कराने वाले लोगों में थे, उसमें मदन मोहन मालवीय जैसे लोग भी थे। इसमें हमको बताना है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। सही बात है, ऊपर से काला होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। स्कैटरिंग ना उस वहाँ ऊपर में नहीं हो पाती, नीचे से दिखती है, स्कैटरिंग होती है। इसीलिए ये आप पढ़े होगे ना, वेबग्योर। इसीलिए सूर्य लाल होता है, आकाश नीला होता है, तो ये सही कारण है इसका। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? फिर वो नई वाली बात। देखो सब एक्ट ना, फिर यही चीज़, एक्ट से एक सवाल आता ही, ये पढ़ना है आपको। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। इसमें क्या बोले कि ईसाई मिशनरी भारत में ईसाई बनाओ, 1 लाख दे दिए शिक्षा के लिए। इसके अलावा क्या है, जो चाय और चीन में बस इनका व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब ये बोले हम केवल चाय और चीन इनके ऊपर बस हम ही बस करेंगे, बाकी खोल दिए। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये भी सही बात है। इस एक्ट ने चाय को व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। देखो ये इसलिए गलत हो गया, चाय और चीन का बस समाप्त नहीं हुआ, बाकी सब समाप्त हो गया एकाधिकार। तो ये चाय चीन आपको याद रखना चाहिए। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट आपको याद रखना है। इसके प्रथम स्थायी, देखो यहीं पकड़ता है ना, अब जो हड़बड़ी में रहता है सही कर देता है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष हुए राजेंद्र प्रसाद। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। सही बात है, अब भाई मुस्लिम लीग करेगी ना, ये तो लॉजिकल बात है। 1989 में मतदान करने का अधिकार की 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन से की गई? 61 से की गई। आपको जो बेसिक संविधान संशोधन है ना, वो याद रखना है। इसी के बाद जो चुनाव आयोग है वो 1 सदस्य बढ़ा के 3 सदस्य का कर दिया गया, बाद में फिर उसको 1 किया गया, फिर 3 कर दिया गया। इतनी कहानी पता रहना चाहिए। 3 इसलिए इस समय किया गया था क्योंकि भाई काम ज़्यादा बढ़ गया था। मेन संविधान संशोधन क्या है अगर आपको मैं बताऊं,
पहला अमेंडमेंट जो था उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां जो संशोधन था उससे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन से समाजवाद और सेक्युलर, इसी को लघु संविधान भी बोलते हैं। 52वें संविधान संशोधन से दल बदल अधिनियम आया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73 से पंचायत का आया था और 74वें से शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज की बात हुई थी, शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद फिर आपका 44वें में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। 61वें से 18 से एज की गई थी, 21 से घटा के। 86वां भी इम्पॉर्टेंट है, 21 एज जोड़ा गया और इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। 101 संविधान संशोधन से जीएसटी आया। 103 अमेंडमेंट से इकोनॉमिकली वीकर मतलब जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 103वें से आया। और क्या क्या है आगे और अपन देख लेंगे। मूल अधिकार आपको याद रहने चाहिए। 6 मूल अधिकार हैं, किसमें क्या है, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 है, पता रहना चाहिए। शोषण 23 से 24 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, इसी को डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा बोले। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसी को अल्पसंख्यकों का अधिकार भी बोलते हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय सरकार आई, सही बात है। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई, गलत बात है। 74वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक, ये भी गलत बात है। पंचायत को नहीं देता ये, पंचायत को 73वां देता है। 74वां शहरी पंचायत के लिए काम करता है। तो यहीं से एक सवाल और आ जाता है कि कहाँ से हम क्या क्या लिए हैं। आप ध्यान से देख लेना, जो मेन चीज़ है, जैसे यूएसए से हम फंडामेंटल राइट लिए हैं, साउथ अफ्रीका से संशोधन लिए हैं, ब्रिटिश से रूल ऑफ लॉ कैबिनेट, जो भी पार्लियामेंट वाली बात है ब्रिटिश से लिए हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं, और वो जो नॉमिनेशन होता है ना उसको लिए हैं राज्यसभा में। जापान से सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए हैं और ज्वाइंट सिटिंग लिए हैं, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जर्मनी का जो वीमर संविधान था उससे नेशनल इमरजेंसी लिए हैं, यूएसएसआर मतलब रूस से फंडामेंटल ड्यूटी और जस्टिस लिए हैं, कनाडा से फेडरेशन जिसमें सेंटर स्ट्रांग हो उसकी बात किए हैं, मतलब सेंटर जहाँ भी बड़ा है उसमें कनाडा की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की बात है, स्टेट और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब 1935 का एक्ट तो पूरा समझ लो, संविधान उसी से बना है, ये हम मान सकते हैं। फिर देखो एक संशोधन फिर आ गया, मतलब संशोधन को ध्यान से देखना है। 100वां संविधान संशोधन लाया गया था, क्या सही नहीं, देखो गलत मतलब कैसे पकड़ना है। अगर किसी को भी बेसिक पता होगा ना, उस समय विवाद यही चल रहा था कि भारत ना अपना ज़्यादा एरिया दे दिया, उनसे कम ले लिया। पहले हमारा ऐसे था बॉर्डर, राजा लोग आपस में वो खेलते थे शतरंज या कुछ भी, हार गए तो ये उधर दे देते थे, ये हारे तो इधर दे दिए, मतलब ये बांग्लादेश था, उसके बाहर भारत था, फिर बाहर बांग्लादेश था, ऐसी स्थिति थी। अब यहाँ सेना कहाँ लगाएं, तो इसीलिए हम ये संविधान संशोधन लेके आए थे 100वां। इसमें हम अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और वो हमको 51 दिए थे। देखो ये उल्टा लिख दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब क्या सही नहीं है पूछा है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही चीज़ है। 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया था और 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था उसमें कौन शामिल नहीं था, ये 3 लोग शामिल थे। फजल अली उसके अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। ये शामिल नहीं थे, यही तो करवाने वाले नहीं थे। ये पट्टाभी सीतारमैया जो थे कांग्रेस के ऑफिशियल इतिहासकार थे, वो जो सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस, मतलब आप इतिहास पढ़ोगे तो पढ़ोगे, पट्टाभी सीतारमैया जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे और चुनाव हार गए थे कांग्रेस अध्यक्ष का। इसके अलावा अगर आपको और समझना है तो सबसे पहले ना धर कमीशन बना था जून 48 में, और इसके भी सदस्य आपको 2 लाल लोग इसके सदस्य थे, एक जगन लाल और एक पन्ना लाल। फिर दूसरा कमीशन बना जिसको बोलते हैं जेवीपी समिति, ये दिसंबर 48 में बना था, 49 में रिपोर्ट दिया था। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये तो पता रहना चाहिए, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे। कितने सदस्य थे ये भी पूछता है।
इसके अलावा ये भी पूछता है कि जब हम 47 में आज़ाद हुए तब कैसे कितने स्टेट थे, तो तब 4 प्रकार के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी थे यूनियन टेरिटरी, इसमें केवल अंडमान निकोबार था ये। पार्ट सी में आपकी कमिश्नरी थे, 10 स्टेट थे, अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल, यहाँ से आप पढ़ लेना। पार्ट ए में जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो थे, इसमें 9 राज्य थे, असम, बिहार, बॉम्बे, ये भी पूछ सकता है कभी ना कभी। और पार्ट बी स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट थे वो थे, इनके एडमिनिस्ट्रेटर को राज प्रमुख बोलते थे। और इसमें जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जिसको हम मिलाए थे ना, वो पार्ट बी में थे। इसी को ठीक करने के लिए फिर वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बना, वो जो 3 सदस्य थे, फजल अली आयोग 1953 में, और बोला कि अब केवल 2 पार्ट होंगे, एक राज्य होंगे और एक जैसे अभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश। शुरू में वो 14 राज्य बनाया ये, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए ये आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, 101 जीएसटी के लिए आया था, 102 जो आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी के लिए कमीशन जो बना। 103 किसके लिए आया, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए। 104 में क्या हुआ, एससी एसटी का रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए हम बढ़ाते हैं, तो ये 10 साल के लिए बढ़ा। ये भी जरूरी है, जो छिप जाता है। एंग्लो इंडियन ना जो 2 पढ़ते हैं ना हम लोग लोकसभा में और विधानसभा में 1, इस अमेंडमेंट से बोले कि हम क्यों लेंगे भाई तुमको, तुम तो बहुत पहले से हमको छोड़ के चल दिए हो, तो एंग्लो इंडियन अब नहीं चुना जाएगा। 105 में रिस्टोर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ओबीसी। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से ये हुआ कि ओबीसी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए फिर हुआ कि अब राज्य वाले गुस्सा आ गए, हम क्यों नहीं कर सकते, तो 105वें संविधान संशोधन से उनका पावर रिस्टोर कर दिया गया। 106 तो सब सुने होंगे, 33% रिजर्वेशन। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला जो डिस्क्रिशनरी अनुदान है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो 282 में है। इसी को पहले योजना आयोग जिसको मन करता था उसको दे देता था। राज्य बोलते हैं भाई ये वाला हमको कम दो, हमारा जो हक है ना 275 में क्या है, जो हक वाला अनुदान है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता, ये वित्त आयोग जैसा बताता है उसके आधार पे देते हैं। और ये केंद्र अपने विवेक से, तुम हमारी पार्टी वाले हो तुमको ज़्यादा दे देते हैं वाला ही। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है, तीनों चीज सही है। पहला, अनुच्छेद 55 में ये वर्णित है, इसको 50-50 चाहिए, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। पहले क्या होता था ना, कोई भी खड़े हो जाता था, एक रिक्शा चलाने वाले थे उनको मजा आता था, बोले मैं राष्ट्रपति के लिए खड़े होऊंगा, मैं खड़े हो जाऊंगा कल की डेट में, फिर आएंगे मीडिया वाले तो मज़ा आता था। तो इसीलिए हो कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 जो वोट डालने वाले हैं वो आपके पक्ष में आए, 50 समर्थक। और जो वोटों का मूल्य है, इसका अलग पूरा सूत्र है, वो 71 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बस आप समझ लो कि जो वोट होता है ना, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं सबका बराबर होता है, लेकिन विधानसभा वालों का ना अलग अलग होता है। एक सवाल आ सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं उनके वोटों का मूल्य क्या यूपी के बराबर होगा, तो नहीं होता, क्योंकि हमारी जनसंख्या बटे हमारे विधायक, उनकी जनसंख्या बटे उनके विधायक, दोनों अलग अलग आएगा। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, 14 दिन। मैक्सिमम चीज़ के लिए ना ये 14 ही दिन रहता है। वो धन विधेयक आपको याद है ना, 14 दिन, तो 2 हफ्ता जो है, 2 हफ्ता, ये ध्यान रखना है आपको। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो पहले गुजरात है, कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर केरल है। आपको चित्र बना के भी दिखा देते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा यूपी में 31 सीट है, फिर बंगाल में 16 सीट है, सबसे ज़्यादा यूपी में 31 सीट है, फिर महाराष्ट्र में 19 है, फिर तमिलनाडु में 18 है, फिर बंगाल में 16 है। मैं ना इस टाइप का याद रखता था, यूपी तो सबको याद रखता रहता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ का सबसे बड़ा ये, तो पहले ये आएगा 1 नंबर में, मतलब 2 नंबर में, फिर ये 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में। यही कन्फ्यूज़न है। कल की डेट में ना आपको लगेगा महाराष्ट्र कैसे तमिलनाडु से ज़्यादा हो जाएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, फिर बिहार, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सीटों के आधार पर घटते क्रम में जमाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब देखो यहाँ पे पकड़ो आप,
घटते क्रम में आपको जमाना है। सबसे पहले क्या है, गुजरात होगा कि कर्नाटक होगा? तो कर्नाटक में 12 है, तो इसका उत्तर होगा मतलब ये। कर्नाटक में कितनी है? 12। गुजरात में कितनी? 11। उड़ीसा में कितनी? 10। केरल में कितनी? 9। तो ये ना आपको याद रहना चाहिए। ये लोकसभा सीट भी मैं चित्र जूम कर देता हूँ, वो कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। देखो राज्य तो आपको याद ही रहता है, तो राज्य का नाम भी है और इसमें कितनी लोकसभा सीट और कितनी विधानसभा सीट ये भी दिया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगले साल लोकसभा पूछ सकता है, कोई भरोसा तो है नहीं। ये देखो लोकसभा भी मैं आपको ऐसा भी दे दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बंगाल में है, फिर बिहार में है। यहाँ तमिलनाडु पीछे है, वहाँ तमिलनाडु तीसरे नंबर में है, यहाँ तमिलनाडु 5वें नंबर में है। ये पता बेसिक रहना चाहिए। ये नहीं कि एक का याद है तो दूसरे में भी उसको ठोक दिए, ये नहीं करना है। 32 में क्या है कि मिलान करना है। देखो सीधा सीधा आपको एक पता है ना तो आप पूरा पकड़ लोगे। जैसे अरुणाचल में एक चोटी जिसका नाम है नामचा भरवा, बस हो गया। उसके बाद फिर आपको अगर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में ये जनजाति मिलती लेप्चा, ये भी आपको पढ़ना है कहाँ कौन सी जनजाति मिलती है। जास्कर कहाँ, ये भी आपको पता है। अगर ऐसे आप भारत का बनाओगे तो जास्कर इधर है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड में शिवालिक है। तो ये इसका उत्तर है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? पहली चीज़ देखो, इसकी जो एवरेज हाइट है ना वो 600 से 900 मीटर है, यही गलत हो गया। सामान्यतः इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। आपको पता है इधर ज़्यादा ऊंचे हैं, इधर कम ऊंचे हैं। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ और पश्चिम में राजमहल। अब जिसको बेसिक भी पता है ना उसको पता है यार कि गिर तो यहाँ है ना इस साइड और राजमहल इस साइड है, मतलब गिर पश्चिम में है और पूर्व में राजमहल है। देखिए इसका भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं पता रहना चाहिए। ये तो पता है ना कि ये उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, फिर आप पकड़ लोगे। जेट स्ट्रीम के बारे में एक सवाल आया है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये एशियन कंटिनेंट में होती है, हिमालय के उत्तर में चलती है। जैसे अगर ये हिमालय है ना तो ये ऐसे चलती है, ये भी ऐसी चलती है। अगर ऐसे देखें तो ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा क्या होती है जब ये इधर से रखती है ना तो मतलब इसी के कारण मानसून आता है तो 2 भाग में ये बढ़ जाती है। तो उसी का ये कोटेशन है अलग अलग। मतलब पहला है कि जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती, सही बात है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, ये भी सही बात है। अभी ऐसे ऐसे चलती है, यहाँ पे तिब्बत बड़ा सा है, ये हिमालय के ऊपर में चल रही है, यहाँ तिब्बत बड़ा सा है, तो ये आधा इधर होती है आधा इधर हो जाती है। और जेट प्रवाह को उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही। जाड़े में भी भूमिका निभाती है, बरसात में भी भूमिका निभाती है, सब में जेट प्रवाह का अपना अपना योगदान है। फिर घटते क्रम में सजाइए, ये सवाल पीएससी मतलब वो कर दिया था, इसका उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कहाँ कहाँ है, देख लीजिए। एक सवाल और आ सकता है, किस राज्य में नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जैवमंडल नीचे है, ये भी देख लो। ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, यहाँ नहीं है, तो आपको पता रहना चाहिए। ये भी खतरनाक सवाल है, ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना उनके लिए छोड़ दो। कि भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा जो मृदा वर्गीकरण है USDA का, उसमें आपको उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले एंटीसोल्स है, फिर एल्फीसोल्स है, फिर एरिटोसोल्स है, फिर अल्टीसोल है। एंटी है, आखिरी में अल्टी है। एक सवाल नॉर्मल आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। मतलब समुद्र से, ये तो सीधा सीधा है ना कि आपका मान लो ये भारत है, ये समुद्र है, ये चक्रवात यहाँ भारत में आया तो यहाँ पे तेज़ी से आएगा, हमारे तक पहुँच के कम हो जाता है। तो सीधा सा लॉजिक है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसकी ऊर्जा समुद्र से ही मिलती है। अब ऐसा कारण वाला सवाल आया ना तो यहाँ पे क्योंकि लगा लिया करो,
पढ़ने में मज़ा आएगा। और क्योंकि का उत्तर यहाँ मिल गया तो ए होगा ऑप्शन, नहीं मिला तो बी होगा। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है क्योंकि, इंग्लिश वाले भी खास लगा लेना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से जुड़ जाने पर कम हो जाती है। सीधी सी बात है, सही कारण है, आंसर ए उत्तर है। इस सवाल का उत्तर तो मैं बता देता हूँ कि हमको मिलाना है। जैसे रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, बाजरा जो है राजस्थान सबको पता है, ज्वार महाराष्ट्र और उड़द मध्य प्रदेश। आपको एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा देख के जाना है कि इस साल कहाँ का क्या टॉप में है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है भारत पवन ऊर्जा में स्थापित क्षमता के आधार पर चौथे स्थान पे। ये सही बात है बिल्कुल। भारत में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 गीगावाट है। किसी को थोड़ा भी ज्ञान है ना, हंस देगा। भारत का लक्ष्य है 175 गीगावाट, सब मिला के 400 ये कहाँ से हो जाएगी भैया? सीधा सीधा आपको उत्तर मिल गया कि उत्तर बी नहीं है, नहीं पूछा है, क्योंकि भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है। ये सही बात है। पहले क्या है कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी है 103.05 अभी शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब इतना हमारा इतना गीगावाट है। ये कितना है? टोटल का 38% है। ठीक, हमारा टारगेट क्या है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का, 500 गीगावाट एनर्जी 2030 तक प्रोड्यूस करने का। 2022 तक टारगेट था 175 का, यही मैं बता रहा था। और सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट प्रोड्यूस करने का। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किससे होता है? सबसे ज़्यादा सोलर है, दूसरे में विंड है, तीसरे में बायोमास है, चौथे में स्मॉल हाइड्रो है। जो बेसिक है, कई सवाल बन सकते हैं ना यहाँ से। मिठा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना तो 3 बार पढ़ लेना। अगला सवाल जो है हमारा, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्वाड मतलब 4 होता है। 4 देश थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इन लोगों के बीच में पहली बैठक 2017 में, तो भाई ये सोचे भी नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित होगी। ये ना खतरनाक है, आपको नहीं बनता। अप्रैल में नहीं हुई थी, मई में हुई थी। मैं आपको बोला ना, बहुत खतरनाक डाटा अगर दिया है ना तो गलत होगा। देखो 17 गलत है, 24 अप्रैल गलत है। क्वाड 2022 की बैठक में हिंद प्रसाद समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई। ये सही बात है, तो सही है ऑप्शन सी। ये सब फैक्चुअल सवाल हैं, आपको करेंट से याद करना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो हम लोग एक वीडियो बना देंगे जो मेन चीज़ है। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड के संदर्भ में क्या सही है? पहला कि ओपन वर्ग में इतने टीमों ने हिस्सा लिया, सही है। कुल 6 टीमों ने भारत की हिस्सा लिया और भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक, तीनों सही है। इसका उत्तर है। यहाँ से बस आपको ये समझना है सवाल कैसे आ रहे हैं। खेल से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, पुरस्कार से सवाल आ रहे हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल कहाँ खेला गया? बम्बई में खेला गया। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, उसमें से 3 लोगों को ना मरणोपरांत दिया गया। इसमें 2 लिख दिया इसलिए गलत है। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये सही है। मतलब उसका उत्तर है बी 1 और 3। वर्ष 22 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? मोहसिन शहीदी। ये सब बेसिक सवाल है। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या था? PSLV C-54। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी इस साल पूछ सकता है। तो PSLV C-57 जो है वो आदित्य L1 मिशन जो है ना, आदित्य L1 बहुत अभी फेमस मिशन है। समुद्र मतलब आदित्य L1 सूर्य के लिए गया है। सूर्य को आदित्य बोलते हैं ना, सन के लिए गया है। किससे छोड़ा गया है? 57 से छोड़ा गया है, पता रहना चाहिए। 2 सितंबर 23 को छोड़ा गया है। C-56 में DSR मिशन गया था। इसके अलावा अभी एक चंद्रयान मिशन गया है, वो LVM-3M4 से गया है। ये जुलाई 2023। न्यूज़ आप देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा। ये C-55, C-56 अप्रैल में गया, 56 जुलाई में गया, सितंबर में अपना आदित्य गया।
और GSLV F-12 मिशन गया मई में। तो ये छोड़े गए हैं, अभी पता रहना चाहिए। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? देखो G20 ना बहुत ज़रूरी है, इस साल तो बहुत सारे सवाल आएंगे। पूरा माहौल बना था ना रायपुर में भी G20, तो सवाल आएंगे भाई, अच्छे से पढ़ लेना। टाइमलाइन अगर आप देखोगे, इसको ध्यान से देख लेना कि सबसे पहले 73 में G6 बना था, 76 में कनाडा ज्वाइन हो गया तो इसको G7 बोल दिए, 1999 में G20 बना, उसके बाद 2008 में इसकी पहली ऑफिशियल समिट हुई, उसके बाद फिर 2009 में सेकेंड समिट में ऑफिशियली डिजिग्नेटेड इज द प्रीमियर फोरम फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब कि 2009 में ये हुआ और 2023 में आपका, अभी क्योंकि भारत का सबसे बड़ी उपलब्धि ये सवाल सबसे ज़्यादा हो सकता है कि अफ्रीकन यूनियन को ना भारत इसका एक वो बना लिया है मतलब दिल्ली समिट में परमानेंट मेंबर हो गया है अफ्रीकन यूनियन G20 का। तो ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरा सदस्य पता रहना चाहिए। देखो G7 में ये जापान, UK, USA, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। रूस मिल गया तो G8 हुआ, और ये सब मिल गया ना तो G20 हो गया। सबका नाम आपको पता रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया। रेत समाधि इनकी किताब का नाम है। महारानी एलिजाबेथ II के बारे में क्या सही नहीं है? 2 बार आधिकारिक रूप से आई, गलत बात है। पहली बार 61 में आई, दूसरी बार 83 में आई, और तीसरी बार 97 में आई। तो 2 बार आई है, गलत हो गया। 61 में आई थी, सही है। 97 में आई थी, सही है। मतलब B और C इसका सही है। नहीं पूछा है तो A नहीं है। निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। देखिए ये जो सवाल है ना, हृदय के पूरा आ सकता है, ये हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के बारे में है। सेहत ये गलत है। अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिशन है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपियन यूनियन, अन्य और 19 देशों का औपचारिक समूह है, सही बात है। G20 का सचिवालय लंदन में है, बिल्कुल गलत बात है। इसका सचिवालय ना जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसके यहाँ होता है। और तीसरा है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। उस समय सही था ये। G20 फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना है आपको। 2-3 सवाल भी आ सकते हैं। अभी तो होने वाला था तो 2 सवाल आ गए, अब तो हो गया भाई, अब तो कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ वाला हम अगले पार्ट में देखेंगे ये वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। फिर आप बोलोगे इतना लंबा लंबा फेंकते हो, बनाते हो वीडियो आप देखिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप और क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी आपका भी प्रीलिम्स निकले, या जो भी आप एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं वो निकले। इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतना लंबा वीडियो है ना, अगर आप देख रहे हैं तो सही में आपको सलाम है, और आपका होगा। मतलब अच्छे से बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।